हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए फिर अब इस वीडियो में अब हम अपने अगले अध्याय 3 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अध्याय 2 तक हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपने उन सभी अध्यायों को एक बार और दोहरा भी लिया होगा। ठीक है, तो चलिए नए उमंग और उत्साह के साथ नए अध्याय को शुरू करते हैं। नया अध्याय है अध्याय तीसरा। अध्याय तीसरा जो है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो के अंत में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण बेसिकली उसी को कहते हैं जिसमें नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें दो चर हो। अभी तक हम जो इसके पहले प्रश्नावली अध्याय जो दूसरा पढ़े हैं उसमें केवल और केवल एक वेरिएबल यानी एक्स हुआ करता था, लेकिन अब ये तीसरी जो प्रश्नावली है इसमें दो चर होंगे यानी एक्स और वाई होंगे इसमें। ठीक है, यानी अगर कहीं भी बात की जाएगी तो दो लोगों की बात की जाएगी। ठीक है, एक लोगों की बात नहीं की जाएगी। ठीक, जहाँ पे केवल एक लोगों की बात की जाती है वहां पे एक वेरिएबल होगा, जहाँ पे दो लोगों की बात की जाएगी वहां पे दो वेरिएबल होगा। तो जब दो चर होंगे वहां पे तो उसी को कहेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि दो रेखाएं कब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दो रेखाएं कब एक दूसरे को काटती हैं, और दो रेखाएं कब एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पहले अध्याय में नहीं, पहले ही अध्याय में, सॉरी पहले ही अध्याय में, लेकिन तीन चार प्रश्नों के बाद है। तो जब वो प्रश्न शुरू होंगे तब मैं वहां पे इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि प्रश्नावली 3A जो है वो बेसिकली किस चीज पे बेस्ड है। तो प्रश्नावली 3A जो है वो बेसिकली इस चीज पे बेस्ड है कि जैसे अगर पिता और पुत्र दिया हुआ है तो पिता और पुत्र की आयु के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसको हम समीकरण में कैसे बदलेंगे। ठीक है, समीकरण में बदलने के साथ साथ उसको हम ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप का मतलब क्या हुआ, ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, जैसे एक्स और वाई जो लाइन है इस पे हम कैसे दिखाएंगे, कोई भी लाइन होगी तो। ठीक है, तो ये चीज जो है ये चीज किसमें है, ये चीज हमारी इस लेसन में है, इस प्रश्नावली में है, लेसन में नहीं प्रश्नावली में है, एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली 3 का पहला सवाल जो है उसी से शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 3 का जो पहला सवाल है वो हमें क्या कह रहा है, प्रश्नावली 3 का पहला सवाल कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, दो लोगों की बात आ गई ना, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है, दो लोगों की बात आ गई, यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, पहली बात दिमाग में आ गई। उसके बाद ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये समझना है कि जब दो लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो कोई भी प्रश्न दिया होगा तो उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा, अगर आयु से संबंधित होगा तो हम जितने लोग होंगे उनकी वर्तमान आयु कुछ मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दो लोग हैं, कौन कौन है, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो हम मान लेते हैं कि आफताब की जो वर्तमान आयु है क्या है, आफताब की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है, और जो उसकी पुत्री है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है वो हम मान लेते हैं y वर्ष है। वर्तमान आयु का मतलब इस समय वह x वर्ष के हैं और इसी समय वह उसकी जो पुत्री है वह y वर्ष की है। ठीक है, ये सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में मान लिया जाता है। अब उसके बाद अगली लाइन पढ़ रहे हैं, इसको सिंपल हमारे दिमाग में क्या है कि ये जो लाइन दिया हुआ है, जो ये प्रश्न दिया हुआ है, उसको हम रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे, हम ये कॉन्सेप्ट अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहली चीज दिमाग में आएगी कि अगर इस समय किसी की उम्र 10 साल है तो 7 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी, 10 में से 7 घटा दो यानी 3 साल होगी। तो कह रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफताब की आयु कितनी थी, x माइनस 7 वर्ष थी, और 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, y माइनस 7 वर्ष थी। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी अगर आफताब 7 वर्ष पहले इतना है तो वह जो उसकी पुत्री की उम्र थी उस समय 7 वर्ष पहले जो थी उसकी पुत्री की उम्र उससे वह 7 गुना ज्यादा था। ठीक है, उससे वह 7 गुना था, 7 गुना ज्यादा नहीं था, 7 गुना था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें पहला समीकरण हमने बना लिया, देखते ही देखते हमने पहला समीकरण बना लिया। समीकरण क्या बनाया कि सबसे पहले हमने उन दोनों की वर्तमान आयु मान ली है। ठीक है, वर्तमान में वह दोनों कितने कितने साल के हैं, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में वो दोनों कितने कितने साल के हैं, आफताब x साल का है और उसकी पुत्री जो है y साल की है। अब ये फर्स्ट कंडीशन है,
फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 साल पहले, यानी दोनों 7-7 साल अपने आयु में से, इस समय की आयु में से कम कर देंगे, x माइनस 7 और y माइनस 7। 7 साल पहले आफताब जो था अपनी पुत्री से 7 गुना था, तो क्या हो गया, y माइनस 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मान लो अगर आज मैं 10 साल का हूं और 10 साल पहले मैं किसी x पर्सन की आयु से 7 गुना बड़ा था, तो मैं उसकी जो आयु 10 साल पहले होगी, 7 साल पहले होगी, उसका 7 गुना करूंगा, तभी तो मेरी आयु उस समय पता चलेगी। समझ में आई बात? तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया गया है। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक, तो x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। पहले शर्त के अनुसार जो इक्वेशन बनी वही ये बनी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। हमें इस प्रश्न में क्या करना है? हमें इस प्रश्न में इक्वेशन बना करके बस छोड़ देना है, और बहुत करना है तो उस इक्वेशन को ग्राफ में दिखा देना है। तो ग्राफ में दिखाना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली पूछा भी नहीं जाता है बोर्ड के पेपर में। बहुत पूछेगा तो ये इतना पूछ लेगा कि इसको ये करके दिखाइए, ठीक है, इक्वेशन बना के दिखाइए, लेकिन मैं ग्राफ बना के दिखा दूंगा। कैसे ग्राफ को बनाने के लिए क्या अप्रोच होती है वो जरूरी है जाना, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है वो ये बन गया। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में वही पिता अपनी पुत्री से कह रहा है सेकेंड कंडीशन में कि अब से, यानी अब से कितने वर्ष बाद? अब से 3 वर्ष बाद। यानी इस समय कितना है? इस समय तो x वर्ष है वर्तमान में। अब इस समय से 3 वर्ष बाद, इस समय से उसकी पुत्री की आयु जो इस समय y है, और 3 वर्ष बाद x प्लस y प्लस 3 होगी। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 गुना ही रह जाऊंगा। यानी 7 साल पहले मैं कितना था? 7 गुना था, लेकिन आज से 3 साल बाद में 3 गुना ही हो जाऊंगा। ठीक है, यानी 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब इसको भी बना लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, यानी x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी कंडीशन बन गई। और हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जितना वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल है x और y, तो हमें इन दोनों की में क्या है? कम से कम क्या चाहिए? कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल x और y है, तो हमें 2 इक्वेशन तो मिल गए। पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये तो मैं अभी अगली प्रश्नावली में बताऊंगा। अभी इस प्रश्नावली में वो है नहीं, तो अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। इस प्रश्नावली में क्या कह रहा है कि सिंपल सी बात है, बस इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन कैसे बनाना है ये हमने देख लिया। और दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप ग्राफ में दिखाइए। तो मैं ग्राफ में दिखा दे रहा हूँ, सबका नहीं दिखाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, बस पहला बता दे रहा हूँ कि ग्राफ में कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो कोई भी देखो ग्राफ अच्छे से ध्यान से समझना। एक ही बार में समझ लोगे तो आगे का सारा ग्राफ जो है खुद से बना लोगे। मैं इक्वेशन बना दूंगा हर सभी प्रश्नों में, लेकिन सभी प्रश्नों में ग्राफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा, और वो काम तुम लोग खुद से कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, ग्राफ बनाने का मतलब क्या हुआ? x एक्सिस और y एक्सिस पे किसी भी वैल्यू को दर्शाना। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, पहली चीज हो गई। ठीक, अब x एक्सिस और y एक्सिस पे किसी भी चीज को दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन को अगर मैं दर्शाना चाहता हूं तो मुझे x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू जब 5 हो रही है तो y की वैल्यू 5 पे कितनी है? 5 जब हो रही है x की वैल्यू, तो उस समय y की वैल्यू कितनी है? फिर इसी तरह अगर x की वैल्यू 15 है तो उस समय y की वैल्यू कैसी कितनी है? इस तरीके का जब x और y में रिलेशन निकल जाएगा तो उसको हम आसानी से इस पे नंबर फॉर्म में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट धीरे से अच्छे से समझते जाना। 2 से 3 या 4 5 मान निकालो जितना हो पाए, और जनरली बस एक रफ डायग्राम बना लो। x और y हो गया ये।
अब देखो इस इक्वेशन को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। ऐसे भी तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो अब देखो, और या तो क्या करो, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि y x प्लस 42 अपान 7, ये माइनस में इज इक्वल टू y, ये भी तो हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू x प्लस 42 अपान 7, और ये निगेटिव में रहेगा। तो अब देखो, अब सिंपल सी बात है कि x का एक एक मान लेते जाओ और देखते जाओ कि y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, ठीक। तो इस इक्वेशन से चलेंगे क्योंकि x को हमने पहले रखा है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 प्लस 42 अपान 7 यानी 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में, y की वैल्यू -6 आएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखे हैं, 7 से डिवाइड करना है तो हम अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के चलोगे तो वैल्यू वही लो जो इजी हो, जो कट जाए। पॉइंट वाली वैल्यू लोगे तो परेशान हो जाओगे। तो मान लो 7 से डिवाइड करना है तो ऊपर अगर 7 का मल्टीपल बनेगा तभी तो 7 से डिवाइड होगा। तो ऊपर अगर 0 लेंगे तब तो 42 होगा, तो जो 7 का मल्टीपल है कट जाएगा। 1 लेंगे तो 43 हो जाएगा ऊपर, जो 7 से नहीं कटता है। तो अगली वैल्यू क्या लेंगे, हर वैल्यू जो 7 के अंतराल पे लेनी पड़ेगी हम। तो अगर हम यहाँ पे 7 लेते हैं ऊपर x की वैल्यू, तो ये ऊपर 49 हो गया, और 49 7 से कटेगा तो -7 बार में कट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 14 लेते हैं तो ऊपर क्या हो गया, 56 हो गया, और ये हो जाएगा 8, -8 हो गया, ठीक। अब 0 7 14 7 के पहाड़े को ले लो, यानी 7 के अंतराल पे तुम वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। अब इसी तरह नीचे की वैल्यू देखो, नीचे की वैल्यू में भी तुमने पैटर्न अभी तक पकड़ लिया होगा कि एक एक बढ़ता जा रहा है। तो ये -10 -11 हो जाएगा, करके देखोगे ना तो उतनी ही वैल्यू आएगी। मैं इस इक्वेशन के हिसाब से मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो पहला इक्वेशन है, जो पहला समीकरण है, इसका जो हमें क्या मिला, जो निर्देशांक ज्यामिति यानी x और y के जो मान मिले वह कुछ इस तरीके से मिले कि जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -6 है। तो अब ये y की वैल्यू देखो, अब इसको बहुत नीचे तक लेके जाना पड़ेगा। अब देखो ये, अब ये एकदम नीचे तक लेके जाओ, मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, ठीक। तो अब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8 9 10 और 11, ठीक। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, इतने पे है, y यहाँ पे है। अब इसी तरीके से अब देखो x की वैल्यू 7 के गैप पे है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 मानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाते हैं कि यहाँ पे हम 7 के गैप पे x की वैल्यू मान लेते हैं, समझ रहे हो। सिंपल जो नियम 7 14 21 28 35 42 इस तरीके से। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि जिस तरीके x पे केवल x की मैं बात कर रहा हूँ, अगर x पे हम कोई चीज मानते हैं, x पे अगर हमने एक बार की वैल्यू, एक बार जो होता है ना, छोटे छोटे खाने जो होते हैं 10 और उसके बाद एक बड़ी डार्क लाइन होती है, तो उसको एक बार कहा जाता है। एक बार की वैल्यू अगर हम 7 मानते हैं तो इधर भी उसी तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, -7 -14 -21 -28 -35 -42 और -49। लेकिन y पे हमने वैसा नहीं माना है, y पे हमने सिंपल माना है, ठीक है। तो y पे ऊपर भी जो चलेंगे वह भी सिंपल ही चलेंगे। ये चीज एक समझ में आई होगी तुम्हें यहाँ पे नहीं, कि अगर हमें बनाने में ज्यादा असुविधा हो रही हो तो हम बड़े बड़े अंतराल को हम मान लेते हैं कि वह हमारा एक बार के बराबर है। तो ये 0 पे क्या होगा, 0 पे -6 हुआ। अब 7 पे क्या होगा, 7 पे सीधे -7 हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा कुछ यहाँ पे। फिर 14 पे क्या हो रहा है, 14 पे -8 हो रहा है, तो कुछ यहाँ पे आएगा इसके नीचे, ठीक है। फिर 21 पे क्या हो रहा है, तो 21 पे यहाँ पे आएगा कुछ। फिर इसके बाद 28 पे क्या हो रहा है, तो 28 पे -10 हो रहा है, तो 28 पे कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे और ऐसे। फिर 28 के बाद 35 पे क्या हो रहा है, तो 35 पे -11 हो रहा है, तो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इस लाइन को तुम मिला लो, कुछ मत करो, इस लाइन को बस तुम मिला लो।
तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इसका जो क्या है, ये लाइन एकदम सीधी जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो एकदम सीधी है, ये चीज तुम अभी देखोगे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। मैं पहले बना दे रहा हूँ, उसके बाद इस पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई स्केल है नहीं इस समय, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये जो लाइन है, यानी पहली जो इक्वेशन है वो अगर बार ग्राफ पे दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक। अब ठीक इसी तरीके से इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे। तो x माइनस 6/3 इज इक्वल टू वाई हुआ। अब ये सब तुम लोग को आना चाहिए। अब ये सब मैं नहीं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। अब ये देखो -3y को इधर लेकर के गया तो 3y हुआ, 3 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस 6/3 हो गया। तो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू इसको मान लेते हैं। तो अब यहाँ से अब हमको क्या करना है, सिंपल, जैसे इसमें हमने वैल्यू ली वैसे इसमें वैल्यू लेंगे। तो अब x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या लें, सबसे पहले 0 ले सकते हैं, तो 0 ले लेते हैं। 0 इसलिए लिया क्योंकि हमें दिख रहा है कि 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो 3 से डिवाइड होगा 6 तो ये -2 आएगा y की वैल्यू। अब अगली वैल्यू क्या लेंगे, अगली वैल्यू हम अगर 2 लेंगे 3 लेंगे तो ये 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो 0 के बाद 3 लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाते रहना है। 3 में से 6 गया तो -3 हुआ, और -3 बटा -3 कितना हुआ, -1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम 6 लेते हैं वैल्यू, तो 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 लेते हैं, 9 लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 1 आएगा। फिर इसके बाद 12 लेते हैं, 12 लेते हैं तो 12 के बाद 12 लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इसके बाद 15 लेते हैं, 15 लेंगे तो आएगी वैल्यू 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको भी इसी ग्राफ पे दिखाना है क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही प्रश्न का है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसको इस पे दिखाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने तो जो अपना पैमाना है वो अलग मान रखा है, समझ रहे हो। जब पैमाना अलग मान रखा है तो उसी में हम दिखा नहीं पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, या तो हम अलग से ग्राफ बनाएं, या तो हम पूरा का पूरा अपना विस्तृत में ये जो मैंने छोटा छोटा करके माना है 1 से लेकर के 42 तक कैसे लेकर के जाएं, ये कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं यहाँ पे कि एक नया पैमाना अपने लिए बना लेते हैं, ठीक। और पैमाने में करना क्या है, पैमाने में बस x वाली वैल्यू को लेना है, समझ लो। देखो x में कितना गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है ना x में। तो यहाँ पे बस क्या करना है, यहाँ पे 3 वाले गैप को ले लेंगे। अब ये वाला ग्राफ ऐसे ही रहने देना, इसके लिए दूसरा अलग से ग्राफ बना लेना, ठीक है। तो इसका जो है, और या तो तुम लोग क्या करना है, दूसरा ग्राफ भी मत बनाना, पूरा तुम लोग लेकर के क्या करना है, 1 से लेकर के 7 तक 8 तक जैसे जा रहा है, जैसे y को मैंने माना है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं माना है, वैसे ही y को x को भी तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा मत मानना। और यहाँ पे 3 है, 3 6 9 12 15, ठीक है। तो चलो, अब x की वैल्यू जब 0 हो रही है तो y की वैल्यू -2 है, ठीक है। x की वैल्यू जब 3 हो रही है तो y की वैल्यू -1 है, यानी ये यहाँ पे आएगा, y की वैल्यू -1 यहाँ पे आ रहा है। फिर जब इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, यहाँ पे आएगा। फिर जब ये 9 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जा रही है, जो यहाँ पे आएगा, ये 1 है, 2 है, 4 5 6 7, ठीक। जब 12 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जा रही है, और जब 15 है तो इसकी वैल्यू 3 हो जा रही है। तो अब ये कैसे जाएगा ग्राफ, अब ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है और एक रेखा है जो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो कुल मिला के ग्राफ को प्रेजेंट कैसे करना है, एक्चुअल में ये चीज समझने वाली थी, जो मैंने तुम लोगों को पहले ही प्रश्न में बता दिया ताकि तुम्हें आगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर तुम्हें ग्राफ को अच्छे से समझना होगा, अगर नहीं इसके बाद भी नहीं समझ में आया, पहले तो ये वीडियो तुम लोग 2-3 बार देखना ग्राफ वाली, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में करना, फिर उसके बाद अलग से सेशन कोई लेते आऊंगा, ठीक है। केवल ग्राफ पे ही सेशन लेते आऊंगा पूरा, ठीक। क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। यानी दो चीज की बात हो गई, पहली बात सेब और अंगूर। तो हम मानते हैं कि सेब का पहले वर्तमान उम्र
उम्र कह रहे हैं। सेव की वर्तमान वैल्यू क्या है? सेव सेव जो है उसको हम x मान लेते हैं और संतरा को क्या मान लेते हैं? संतरा y है, ठीक है। सेव को x से दर्शाएंगे, संतरे को y से दर्शाएंगे, ठीक। अब पहली लाइन पढ़ते हैं कि 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो ये सेव जो है वह 1 किलो सेव है, 1 किलो सेव जो है वह x है और 1 किलो संतरा जो है वो y है, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग में हमने ये मान लिया, ये माना, ठीक है। इसके पहले वाले में भी लिख लेना माना। मैं देखो केवल कॉन्सेप्ट समझाने पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बैठ के वो सब लाइनें यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा, लाइनें कोई भी लिख लेगा, कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाएगा। कहीं भी चले जाओ यूट्यूब पे, सब लोग छपवा देते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में तुम लोगों ने देख लिया होगा 2E में कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे। यूट्यूब पे खोजने जाओगे तो लोग छपवा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, ये 0 हो गया, ये 25 हो गया, ये 50 हो गया, नहीं। कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे और लाइन अपने मन से लिख लेना। लाइन लिखने के लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सेव को हम सबसे पहले क्या मानेंगे? 1 किलो सेव की वैल्यू हम x मानेंगे और 1 किलो संतरे की वैल्यू y मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग में कोई भी चीज एक मान के ही चलते हैं, तो हम 1-1 किलो की वैल्यू मान लेंगे। अब पहली लाइन में कह रहा है कि किसी भी दिन 2 किलो सेव, यानी 1 किलो सेव x है तो 2 किलो सेव 2x हो गया। ये 1 किलो सेव की वैल्यू है, 1 किलो सेव x रुपए का है और 1 किलो संतरा y रुपए का है। तो 2 किलो सेव और 1 किलो संतरे की जो वैल्यू थी वो किसी दिन 160 रुपए थी। पहले ही इक्वेशन बन गई, कुछ सोचना ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मान लेंगे। तो देखो कितनी आसानी हो रही है। हमने माना 1 किलो सेव की वैल्यू 100 रुपए और हमने माना 1 किलो संतरे की जो वैल्यू है वो y रुपए थी। तो किसी दिन 2 किलो सेव की जो वैल्यू होगी वह 2x रुपए होगी, यानी 1 किलो सेव अगर 10 रुपया का है तो 2 किलो सेव 20 रुपया का होगा। सिंपल सी बात है। तो 2 किलो सेव की वैल्यू 2x और 1 किलो संतरे की वैल्यू y, इन दोनों को मिलाकर के किसी दिन टोटल कोई आदमी दुकानदार को 160 रुपए दे रहा है, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरी लाइन में कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर जो था वो 300 रुपए का हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 4 महीने बाद, 1 महीने बाद 4 किलो सेव है, सेव जो है वो 4 किलो हो जा रहा है। तो 1 किलो की वैल्यू x है तो 4 किलो की वैल्यू 4 गुणे x प्लस कितना किलो संतरा है प्लस 2 किलो अंगूर है। सॉरी, ये संतरा था कि अंगूर था? ये संतरा नहीं था, ये अंगूर था, ठीक है। इसको अंगूर कर लेना तुम लोग, मैं अंगूर था ये, ठीक है। तो 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर की जो वैल्यू है, 2 किलो अंगूर यानी 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 300 रुपए का, ठीक। तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें केवल इक्वेशन बनाने को बोला है, तो हमारी इक्वेशन पहले ही लाइन में बन गई। अगर तुमने इसके पहले वाला पहला प्रश्न देखा है ध्यान से, तो 4 किलो सेव यानी 4x, 2 किलो अंगूर यानी 2y, इन दोनों को जो मिला करके वह दुकानदार को 300 रुपए दे रहा है, तो दोनों को मिला के 300 रुपए दे देगा, ठीक है। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब एक और छोटी सी चीज यहीं पे देख लो, आगे बहुत फायदेमंद होगी। कोई भी अगर समीकरण हो तो इस समीकरण में एक समान किसी वैल्यू से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक समान किसी वैल्यू से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें मान लो इसमें 3 टर्म है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों में हम 2 से 10 से 15 से 25 से सब में अगर डिवाइड करते हैं तो इक्वल है। अब ये नहीं कि इसमें 2 से, इसमें 7 से, इसमें 25 से डिवाइड कर देना, नहीं। अगर 2 से डिवाइड करना है तो तीनों में करो, 5 से डिवाइड करना है तीनों में करो, 15 से डिवाइड करना है तीनों में करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 150 बार में कट जाएगा। तो समीकरण को और छोटा बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब हमारा समीकरण क्या बन गया? ये बन गया नया समीकरण। यह चीज मैंने इसलिए की है, क्यों? क्योंकि क्योंकि
तो क्योंकि ये हमारी जो इक्वेशन हो जाए वो आसान हो जाए और इसको सॉल्व करना भी आसान हो, समझ रहे हो। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं इनको तुम लोग आगे के लिए याद रखना, ये बहुत ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। जब इक्वेशन सॉल्व करने का समय आएगा तो उस समय ये बहुत ही तुम्हें कारगर होंगे, बहुत ही तुम्हें हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दो रेल की पटरियों का समीकरण दिया हुआ है। दो रेल की पटरियों का समीकरण क्या दिया हुआ है? पहली रेल की पटरी का समीकरण है ये पहला समीकरण है, और दूसरी रेल की पटरी का समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद इसको कह रहा है क्या? इसको कह रहा है कि इसको ज्यामितीय रूप में दिखाइए। तो इसमें देखो, इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, इसमें सीधे हमें एक्स और वैल्यू की अलग अलग वैल्यू एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकाल करके और इसको ज्यामितीय रूप में दिखा देना है, ठीक है। तो अब इस तरीके की इक्वेशन जब दे दिया रहेगा तो क्या करना है? सिंपल सी बात है, जो मैंने सबसे पहले वाले प्रश्न में समझाया था कि यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, माइनस 2y। तो अब यहां से जो y की वैल्यू निकलेगी y इज इक्वल टू x माइनस 4 अपान 2, और ये निगेटिव हो जाएगा, ये हमारे y की वैल्यू निकल गई। ठीक वही काम यहां से भी करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4y, और यहां से निकल जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपान 4, और ये पूरा माइनस में होगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद सिंपल सी बात है, हमें अपनी चीज पता चल चुकी है, तो हमें x का अलग अलग मान रखना है और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इक्वेशन के लिए मैं x और y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पहले के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले के लिए चार्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इसका हल क्या है, उसी का मल्टीपल रखेंगे ताकि आसानी से कट जाए। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 0 माइनस 4 माइनस 4 होगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा, और उसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2 आ रही है। इसी तरीके से 1 रखेंगे तो माइनस 3/2 हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है। मल्टीपल हमें पूर्ण रूप में पूर्णांक चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह क्या दशमलव का यहाँ को नहीं करेंगे, तुम लोग को भी के लिए भी आसानी होगी। तो 2 का मल्टीपल यहाँ पे 2 रखो, तो 2 में से 4 गया तो माइनस 2 हुआ, और माइनस 2 आगे फिर से माइनस है तो प्लस 2 हो गया, और उसको 2 से भाग दिया तो 1 आ गया, ठीक। और इसके बाद 4 रखो तो 4 में से 4 गया तो 0 आ गया। फिर इसके बाद 6 रखो, 6 में से 4 गया तो 2 आया, 6 रखो, लेकिन 2 आएगा तो वो कट के -1 दे देगा। फिर इसके बाद 8 रखो, तो 8 में से 4 गया तो 4 आया, और आगे माइनस है तो -4/2 यानी -2 हो गया। कितने पे? 8 रखने पर। अब 10 रखोगे तो 6/2 यानी -3 हो जाएगा 10 रखने पर, ठीक है। इतनी वैल्यू काफी है। अब इसमें देख लेते हैं, इसके लिए x और y का निकालते हैं। तो इसके लिए x और y का निकालेंगे तो क्या होगा? इसके लिए जब x और y का निकालेंगे तो वही काम है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 रखने पर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0 रखने पर 2 × 0 -12 अपान 4, और आगे माइनस लगा है तो +12 अपान 4 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या रखेंगे? उसके बाद 4 का मल्टीपल रखते हैं, ठीक है, या तो चलो 2 ही रख लेते हैं। 2 रखेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ऊपर वाले के हिसाब से बन जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा 4, 4 में से 12 गया तो 8 होगा, -8/4 यानी -2 हो जाएगा। और कितना रखे थे? 2 रखे थे। अब 4 रखेंगे तो ऊपर हो गया 8, 8 में से 12 गया तो -4, और माइनस और माइनस +4 हो गया, तो +4 करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये माइनस और 2 × 2 -12/4, ये हो गया -12 4 -12/4, यानी -8
बटा 4, तो ये +2 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो मैंने गलती कर दिया था। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 × 4 रखेंगे, -12/4 करेंगे, और आगे माइनस लगा हुआ है, तो 8 में से 12 गया तो 4 आ जाएगा, -4 + 4 यानी ये 1 हो जाएगा 4 रखने पर। अब 6 रखेंगे तो 6 रखने पर 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 में से 12 गया तो 4 आएगा, तो ये माइनस आएगा 8 रखने पर। ठीक, अब उसके बाद क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, दो के अंतराल पे ले रहे हैं ताकि ऊपर वाले से नीचे वाला आसानी से और ग्राफ बन जाए, पिछले वाले की तरह अलग अलग ना करना पड़े। तो उसके बाद जब 10 रखेंगे तो क्या होगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 होगा, 20 में से 12 गया तो 8 होगा, और 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी सारणी बन गई। ठीक है, अब इसको ग्राफ में दिखाना है। ठीक, तो ग्राफ में दिखाने के लिए क्या करना है, ग्राफ में दिखाने के लिए सिंपल x और y का ग्राफ बनाना है, जैसे मैंने पहले वाले में बनाया था। ठीक है, तो x और y का ये कौन सा प्रश्न था, ये दूसरा था, तीसरा था ये। ठीक है, तो अब x और y का ग्राफ बनाना है, x और y का ग्राफ बनाते हैं, क्या दिक्कत है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये -y हो गया, ये माइनस x हो गया, और ये -y हो गया। ठीक है, y डैश, ये y, ये x, और ये x डैश है। अब x की वैल्यू देखो दोनों में क्या है, 0 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 10, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आसानी से हम दो का मल्टीपल ले लेंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आसानी से हम दो का मल्टीपल लेंगे, तो 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब इसमें देखो, अब y की वैल्यू देखो, -1 -2 1 2 1 2 सब आ रहा है, तो y की वैल्यू में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब चलते हैं, जब y की वैल्यू 0 है, पहले चार्ट के लिए देखा है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 2 है। ठीक, और इसी तरीके से जब नीचे वाले चार्ट में x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू कितनी है, तब y की वैल्यू 3 है। ये ऊपर वाला है, लाल वाला इसके लिए है और काला वाला इसके लिए यूज कर रहा हूं मैं पेन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ऊपर वाले के लिए जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, पहले 2 थी अब 1 हो जा रही है, अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से जब 4 है तो 0 है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, केवल ऊपर वाले का पहले बना रहा हूँ, 2 2 1 0 2 1 0, अब 6 पे -1 आ जाएगा, 6 पे -1, 6 को यहाँ लिखते हैं और -1 को यहाँ। ठीक, अब 8 पे -2, 8 पे -2 कुछ यहाँ पे आएगा, और 10 पे -3 कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये जो पहली इक्वेशन थी उस पहली इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, देखो। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये पहली वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए पहला बना ही दिया था, पहला क्या था, 0 पे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। अब x की वैल्यू जब 2 हो रही है तो y की वैल्यू 2 हो जा रही है, यानी यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक, x की वैल्यू जब 4 हो रही है तो y की वैल्यू 1 हो जा रही है, यानी ये यहाँ पे आ जा रहा है। जब x की वैल्यू 6 हो रही है तो y की वैल्यू 0 हो जा रही है, यानी यहाँ पे आ जा रहा है। 8 हो रहा है तो ये -1 यहाँ पे आ जा रहा है, और 10 हो रहा है तो ये -2 पे आ जा रहा है, 10 हो रहा है तो ये यहाँ पे आ जा रहा है, यानी ये जो लाइन है ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, ये लाइन इसको काटेगी नहीं, ये ध्यान रखना, यहाँ तक ये लाइन इसको काटेगी नहीं, आगे चल के भले काट दे लेकिन यहाँ तक कभी काटी नहीं है। तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये दूसरी लाइन है, और ये नीचे वाली पहली लाइन है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना कुछ इस तरीके से हम देखेंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसके बाद चलो तो तीसरे प्रश्न पे, तीसरा हो गया, अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। ग्राफ बहुत लेंदी चीज नहीं है, कोई बहुत होगा नहीं है, ग्राफ आसान है, बस दिमाग खुला रहे तो। अब चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा में शायद पहला और दूसरा है, तो पहला देख लेते हैं चौथे का। ठीक है,
अब चौथे का पहला क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो है वो 50 रुपए है। तो सिंपल सी बात है कि पहले पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं क्या है, ठीक है, धीरे धीरे आराम से पढ़ो। पेंसिल का मूल्य x रुपए और कलम का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपए, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल यानी 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x रुपए, तो 5 पेंसिल का 5x, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। ठीक, और 7 कलम 7 × y, इन दोनों का कुल दाम कितना है, 50 रुपए है। इक्वेशन बन गई फटाक से। और एक पेंसिल का दाम 5 रुपए है, तो 5 पेंसिल का दाम 25 रुपए। और एक कलम का दाम 10 रुपए है, तो 7 कलम का दाम 70 रुपए। तो इसी तरीके से हमने पहले मान लिया कि एक पेंसिल का दाम जो है, एक पेंसिल और एक कलम जो है वह x और y रुपए का है। तो एक पेंसिल, तो 5 पेंसिल का दाम 5x, 7 कलम का दाम 7x, और दोनों का दाम कुल मिलाकर के 50 रुपए। तो पहले कंडीशन का हमारा इक्वेशन हमने बना लिया। अब दूसरा क्या है कि ठीक उल्टा दिया है कि अब 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम 46 रुपए है, दूसरी कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, अब उल्टा दे दिया है कि 7 पेंसिल यानी 7 × x प्लस 5 कलम का दाम 5 × y, इसका दाम कितना है, 46 रुपए है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या बनी, 5 पेंसिल का दाम 5 × x प्लस 7 × y इज इक्वल टू 50। 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम कुल मिलाकर के 50 रुपए हो गया। दूसरी कंडीशन क्या बनी, 7 पेंसिल 7 × x, एक पेंसिल का दाम x रुपए, 7 पेंसिल का दाम 7x, एक पेन का दाम y रुपए, 5 पेन का दाम 5y, दोनों मिलाकर के 46 रुपए का है। बात खत्म, हमने बना लिया इक्वेशन, ठीक। अब इसको ग्राफ पे दिखाने का काम तुम्हारा, मेरा काम नहीं है। अगर नहीं आया तब मुझे बताना, क्योंकि पूरे मेरे ख्याल से इसमें कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करना है, मैं सिंपल विधि से हल करके तुम्हें बता दे रहा हूं, ताकि तुम्हें पहले जान जाओ कि असली में दाम कितना है। ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब पता है क्या हुआ, ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी तक देख लो, पहला वाला ग्राफ जब तुम बनाए थे तो एक ग्राफ इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था। तो इसको अगर तुम पीछे लेके चलोगे, इसको भी पीछे लेके चलोगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि काटेगा वहां। और इसी तरीके से इसके जस्ट पहले वाले तीसरे वाले प्रश्न में क्या था, एक यहां से ऐसे जा रहा था और एक यहां से ऐसे जा रहा था। ये आगे जा करके ऐसे काटेगा, समझ रहे हो, इसके जस्ट पहले वाला तीसरा वाला। तो जहां पे वो काटेगा ना, वही उस दोनों इक्वेशन का हल होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगर काट रहा है, तो जैसे मान लो ये है और ये है, तो ये जहाँ पे काटेगा वहां पे कोई ना कोई ये x की वैल्यू होगी और वहीं पे कोई ना कोई y की वैल्यू होगी। तो जो ये x और y की वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू अगर इसमें रख दोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मैं तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ, चौथे वाले में क्या वैल्यू रखेंगे वो मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने का जो नियम है, 3 नियम होता है, प्रतिस्थापन विधि, विस्थापन विधि और विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो सॉल्व करने के लिए ये तीनों विधियों में से कोई ना कोई विधि तो आनी चाहिए तुम्हें, जो अभी हम आगे वाले हो सकता है प्रश्नावली में है जहां तक मुझे याद है। लेकिन ये कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हल क्या करना है, मैं दोनों का वही बना दे रहा हूँ, चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। वो तीनों विधियां तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, तो जरूर उसको अभी सॉल्व करना अच्छा नहीं होगा। मैं सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, मैं वही चार्ट बना दे रहा हूँ, तो मैं उसको देख लेना। अब इसमें मान लो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो 5x - 50/7 और ये हो गया निगेटिव में इज इक्वल टू y, ठीक। यहाँ से निकालो y की वैल्यू 7x + 46, 7x - 46/5 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारी इक्वेशन ओ बन गया, x और y की वैल्यू निकल गई। तो पहले वाले के लिए मैं बना रहा हूँ, पहले वाले के लिए यहाँ बनाता हूँ x और y की वैल्यू, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे x और y दोनों आकर के क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ कॉमन होंगे, जहाँ सेम होंगे, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है।
तो इस चार्ट के हिसाब से मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा वैल्यू आएगा। अब उसको ग्राफ पे दिखाने का काम तुम्हारा है, पहले बता रहा हूँ, और अगर नहीं आया तो बताऊंगा फिर तुमको अच्छे से तुम लोग को। ये जो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मैं अभी बताया हूँ, क्या अगर ये अपॉन में जो रहेगा दिमाग में ये लेके चलेंगे कि ऐसी वैल्यू की रखते हैं कि ऊपर कट पिट करके घटा बढ़ा करके नीचे वाले का मल्टीपल बने। तो 7 का मल्टीपल ऊपर बनना चाहिए। तो 5 के साथ अगर मैं 1 रखता हूँ तो 5 5 45, 5 1 5, और 50 में से 5 किया तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, जो 7 से कटेगा नहीं। क्या रख सकते हैं ये बताओ। यहाँ पे अगर हम 2 रखें तो 40 हो जाएगा, 3 रखें तो ये 35 हो जाएगा। तो 7 से 35 को कट जाता है। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 लेते हैं। तो 5 गुणे 3 -50 बटा 7, और आगे माइनस है, तो ये हो गया 15 - 50 बटा 7, ये माइनस है, तो ये हो गया 35 बटा 7, 5 आएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से x की वैल्यू और क्या रख सकते हैं। अब 3 है ना, तो 3 का मल्टीपल रखो। 3 का मल्टीपल क्या होगा, 6 रखोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। 4 रखोगे तो नहीं होगा, 5 रखोगे तो नहीं होगा, 7 रखोगे नहीं होगा, 8 रखोगे, 9 रखोगे, 10 रखोगे, 10 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो 3 के बाद 10 रखेंगे, तो अब इसमें 10 रख के रखते हैं, 10 रखें या उससे कम की वैल्यू ले रहे हैं पॉइंट में, क्या कहते हो। चलो पॉइंट में वैल्यू लेकर के देखते हैं। ठीक है। 3 के बाद 5 लेते हैं। ठीक है, 5 लेते हैं, आराम से चलते हैं, पॉइंट में आएगा तो देखा जाएगा, वरना ऐसे तो निकालते ही रह जाएंगे, कोई भगवान थोड़ी है, ये सब चीज़ बताइए। तो चलो 3 रख दिया, तो 3 रख के देख लिया कितना आ रहा है, तो 5 रखते हैं, तो 25 - 50, तो 25 बटा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटा 7, और ये 5 रखते हैं। ठीक है। इसी तरीके से 3 5 फिर 7 रखते हैं, तो 7 5 35, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 बटा 7 हो जाएगा। फिर 9 रखते हैं, 9 5 45, तो 5 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है। 11 रखते हैं, तो 55 -5 बटा 7 हो जाएगा, 11 रुपये, और उसके बाद 5 हो गया ना, चलो 5 ही रहने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा गुना भाग करने से कोई फायदा है नहीं। देखते हैं इतने पे वैल्यू मिल जाती है कि नहीं, अगर मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो फिर तब विलोपन विधि तो प्रतिस्थापन विधि से इसको मैं सॉल्व करके आगे दिखाऊंगा कि x और y की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है। चलो ये पहले वाले के लिए बना दिए, अब दूसरे वाले के लिए बनाते हैं। दूसरे वाले के लिए यहाँ पे बनाएंगे, तो दूसरे वाले के लिए क्या बनेगा देखते हैं। दूसरे वाले के लिए इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, पूरा समय है, पेपर तक कितना तैयार करवा दूंगा कि पेपर आएगा ना, तो देखना तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। इसमें देखो, इसमें क्या रखे हैं, इसमें 5 का मल्टीपल रखे हैं, अगर 5 का मल्टीपल रखे हैं, अगर 1 रखते हैं तो 7 उसमें से गया तो 41 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 2 रखते हैं तो 14, तो 46 में से 14 गया, तो लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा 21, नहीं होगा। 3 रखते हैं, 3 रखने को हो रहा है, चलो 3 रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, तो ये -7 × 3 -46/5, तो ये हो गया 21 - 46/5, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 25/5, ये हो गया 5, यानी y की वैल्यू 5 आ रही है। अब यहाँ पे देखो, हम जो खोज रहे थे कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी, अभी मैंने बताया ना कि जहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों समान होगी। देखो यही है वैल्यू, ये देख लो, तुम्हें दिख रहा होगा। 3 और 5 जो है, इन दोनों समीकरण के लिए 3 और 5 एक ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर जा रही है, यानी ग्राफीय रूप से इसका हल क्या होगा, ग्राफीय रूप से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आएगी, यही हमारा हल होगा। अब इसको जब तुम बनाओगे ना, प्लॉट करोगे जब तुम उस पर, तो देखना 3 और 5 थे ना, वो दोनों जाकर के लाइन आपस में एक जगह काट देगी। ठीक है, कट करेगी। अब इसके बाद क्या रखें इसमें, अब इसके बाद तो कुछ भी रख लो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रख लो चलो, क्योंकि हमें आंसर तो मिल ही गया। 7 5 35 और 11, तो 11/5 हो जाएगा, 5 रखोगे तो 11/5, फिर उसके बाद 7 रख लो तो 49, तो 3/5, 7 रखोगे तो, ठीक है, 7 रखोगे तो 49 में से इतना गया -3/5,
फिर उसके बाद 9 रख लो। चलो मैं वही रख रहा हूँ क्योंकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो 63 में से 46 दिया तो कितना हुआ बताओ? 13 उधर का और 3 इधर का, तो 16 हो गया। तो ये हो गया 16/5 माइनस में। अब उसके बाद 11 रख लो तो 77 में से 46 गया तो कितना होगा? 27 और 4 31/15, 31/5 15 नहीं, माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे कि ग्राफीय विधि के द्वारा हमारा जो हल है वह क्या है? हमारा हल है 3 और 5। ठीक है, पेपर में अगर ग्राफ बनाने को अगर आया तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर समय कम बचेगा लास्ट में अगर इसी प्रश्न को कर रहे हो तो इतना बना करके और ये भी अगर दिखा दोगे ना और नीचे लिख दोगे कि इसका आंसर ग्राफीय विधि से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 होगी, तो काफी हद तक नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्रयास करना कि ग्राफ बने। ठीक है, ग्राफ में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो मुझे बताना, एक स्पेशल सेशन लेते हैं हम लोग उसी पे एक दिन। ठीक है, आराम से केवल ग्राफ ही पढ़ेंगे पूरा। समझ में आया? और अगर इस समय समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर के टाइम अगर तुम्हें रिवाइज करना होगा तो उस समय बताना, उस समय एकदम स्पेशल सेशन होगा और इतने तगड़े तरीके से तैयार करवाऊंगा कि देखना फिर तुम लोग का कॉन्फिडेंस कितना ऊपर होगा। चलो ये चौथे का दूसरा क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। चौथे के दूसरे में देखो क्या कह रहा है कि कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लो लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? मान लो लड़के x हैं और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां मान लेते हैं कितनी हैं? लड़कियां y हैं। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन तुम खोजो, इसमें देखो खोज पाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना। पहली कंडीशन में क्या रहा है कि एक प्रतियोगिता में कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? गणित की पहली प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यही पहली कंडीशन है। ध्यान से अगर पढ़ो तो x और y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, यही तुम्हारी पहली कंडीशन है। खोजते ही रह जाओगे तो ऐसे दिमाग लगा के देखा करो। दूसरा क्या कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, ये हो गया दूसरी कंडीशन। तो अब ये क्या कह रहा है? तब ये क्या कह रहा है? तब ये कह रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। तो इससे इजी तो सवाल मुझे नहीं लगता कि होगा। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या, y की वैल्यू कितनी है? x + 4 है ना, तो इसमें क्या करो, ले जाकर ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो x + 4 = 10 हो गया। तो 2x + 4 = 10, 2x = 10 - 4, तो x = 6/2 = 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू इस समीकरण में रख दो। समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से हो जाएगा x की वैल्यू 3 + y = 10, y = कितना आ गया? 7 आ गया। बात खत्म। यानी लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है। कंडीशन बहुत ही आसान कंडीशन थी, थोड़ा सा दिमाग लगाते पहली कंडीशन खोज लेते। उसने पहले ही बोल रखा है कि टोटल कितने लड़के हैं, यानी x और y, लड़के और लड़की तो मिलाकर के टोटल बच्चे बनेंगे कक्षा 10 में। तो टोटल लड़के तुम्हारे 10 हो गए और जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई भी हो रहा है। 10 लड़के हैं, 7 और 3 टोटल 10 लड़के हैं, जिसमें से लड़कों से लड़कियां कितनी हैं? 4 ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 3 का देखो 4 सवाल तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो 5वां सवाल है उसको अब हम अगली वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि रेखाएं जो 3 तरीके से काटती हैं उस इक्वेशन पे आधारित है, तो उसके लिए हम एक फ्रेश वीडियो बनाते हैं और उसमें आसानी से पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, इसमें मेन अभी हमारा क्या मोटिव था, इसमें ग्राफ कैसे बनाना है और इक्वेशन को कैसे बनाना है, ये इसमें हमारा मोटिव था, जो तुम लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। नहीं सीखा होगा इस वीडियो को 2 बार 3 बार बार देखो, नहीं आया उसके बाद भी तब आराम से कमेंट करो, उसको अच्छे से सॉल्व किया जाएगा तुम्हारे कमेंट को। ठीक है, जो दिक्कत होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। बाकी की जो अपने वीडियोस हैं पुरानी, उनका सारा डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है लिंक में,
लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको देखो और फिर अगले वीडियो में तब हम मिलते हैं। ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।